गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, तो मैं इसका हिंट आपको दे देता हूँ, कर आप खुद लीजिएगा। इसमें लगा है शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 211 is perpendicular to the line determined by the points 3, 5, -1 and 4, 3, -1। देखिए आपको ये दो लाइंस दे रखी हैं, एक दे रखी है ए बी और एक दे रखी है सी डी। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर जो है फाइंड आउट कर लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वो 0 आ रहा होगा। सिंस ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये बच्चों आपको खुद करना है क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर इन्होंने कहा है if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा आप एक तो लाइन L1 ले लीजिए और एक लाइन L2 ले लीजिए। इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो L1 M1 N1 है और इसकी है L2 M2 N2। अब नेक्स्ट हो गया, कहते हैं शो दैट डायरेक्शन cosines of the line perpendicular to both of these lines are अब देखिए अब इन्होंने हमें क्या कहा है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये दोनों लाइंस दे रखी हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है और इनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है। अब वो कहते हैं आप एक तीसरी लाइन, उसे मैंने एल कंसीडर कर लिया, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करिए और वो डायरेक्शन कोसाइंस ये आएगी। मतलब ये एल की वैल्यू आ रही होगी, ये एम की और ये एन की वैल्यू आ रही होगी। सही? किस कंडीशन में? जब ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? तो अब देखिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इनके प्रोडक्ट का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट से भी निकालोगे तो यही आएगा। इस लॉजिक का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए इसमें ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अब आपको तीसरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस ये प्रूव करनी है और वो जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, वो इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए सबसे पहले ना आप लिख लीजिएगा कि आपने जो लाइन L1 मानी है उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये है, L2 जो लाइन मानी है उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये है और तीसरी लाइन जो हमने L मानी है, सही, उसके डायरेक्शन कोसाइन ये है। तो अब देखिए सिंस L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L के, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट L2 जो है वो भी परपेंडिकुलर है L के, इसलिए इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस है कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस के सही, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो भी किसके बराबर होगा, 0 की होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
सॉल्व किससे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। वो आपको याद हो 10th में हम करते थे। यहाँ पर हम 3 रेशियोज लेते हैं, एक एल, एक एम और एक एन। सही, हमें एल, एम और एन की वैल्यूज निकालनी है ना, क्लियर है? अच्छा, इसमें हम क्या करते थे, एल के नीचे जो रेशियो बनाएंगे उसमें हम क्या करते हैं, पहले मिडल से स्टार्ट करते हैं। मिडल में m का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, m1 और m2, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। और फिर लास्ट n1 n2, फिर पहले के आते हैं n1 n2 और फिर मिडल पर आते हैं m1 m2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, m1 n2 माइनस n1 m2, और यहाँ पर n1 m2 माइनस l1 n2, और यहाँ पर l1 m2 माइनस m1 n2। क्लियर है? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। हमें एक तो एल की निकालनी है, एक एम की और एक एन की। उनकी रेशियोज हम बना लेंगे। कैसे? पहले हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है, तो बीच में आती है सेकेंड टर्म जो है, उसके m1 और m2 के कोफिशिएंट, सॉरी m के कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर थर्ड में जो टर्म आ रही है, मतलब हम m के कोफिशिएंट यहाँ पर लिख देंगे, फिर l के कोफिशिएंट, और फिर m के कोफिशिएंट लिख देंगे, और फिर सॉल्व करना तो आपको आता ही है। क्लियर है? तो अब देखिए, तो ये तीनों रेशियोज क्या है, आपस में इक्वल है ना, तो इसको आप लैम्डा मान लीजिए। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा टाइम्स दिस। M की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा टाइम्स दिस। N की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा टाइम्स दिस। तो इससे हमने क्या किया, L की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? अच्छा, आप ये बात ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ रब करके। हमें यहाँ पे n मिल गया लैम्डा टाइम्स m1 m2 माइनस n1 m2, और m मिल गया लैम्डा टाइम्स n1 l2 माइनस l1 n2, और n मिल गया लैम्डा टाइम्स l1 m2 माइनस m1 l2। सही? फिर हम क्या करेंगे, लैम्डा हटा देंगे सब में से, क्योंकि रेशियो होती है ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, रेशियो होती है। तो रेशियो में अगर कोई कॉमन फैक्टर आता है तो उसको हम हटा सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। देखिए, यहाँ पर हमें ना दो लाइंस दे रखी है, एक को मैंने L1 मान लिया और एक को L2। पहले वाले की डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है A B C, और दूसरे की B माइनस C, C माइनस A माइनस B। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो है एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए। मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी हैं, उनमें से पहले की डायरेक्शन रेशियोज तो ये हैं A1 B1 C1, और दूसरे लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 C2, और इनके बीच का जो एंगल है वो मैं अगर थीटा मान लेता हूँ तो उसको इसमें
कॉस थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और इनटू में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज थीटा। तो देयरफॉर cos थीटा किसके बराबर है? इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, सही, वहाँ फॉर्मूला आप देख लीजिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इनटू में अंडर रूट में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मॉडुलस। क्लियर है? तो ये सब करके क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो cos थीटा किसके बराबर आ गया? 0 के। सही? तो 0 कब आता है cos में? π/2 में। तो थीटा कितना आ जाएगा? π/2। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? तो आपको फार्मूला देखना है और फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या कहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें क्या करनी है? एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और वो जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। सही? मान लीजिए ये आपको एक्स एक्सिस दे रखा है, तो जो आपको लाइन दी हुई है वो एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। नेक्स्ट, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। और कहां से पास हो रही है बच्चों? ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर है? तो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगी। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका मतलब वो उसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाइन होगी। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए ये आपको लाइन दे रखी है। अब ये लाइन पास कहाँ से हो रही है? ओरिजिन से। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है और इसके पैरेलल कौन है? एक्स एक्सिस है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले फॉर्मूला में आपको याद करवा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बोला आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है या फिर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। सही? तो आप जो मर्जी निकालिएगा इसमें। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। क्लियर है? मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो पॉइंट से पास होती है ए से, और उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x1 y1 z1 with position vector a and parallel to another vector b with direction ratios a b c is। क्लियर है? तो अब देखिए, एक तो होती है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। क्लियर है? ये कौन सी होती है? वेक्टर इक्वेशन होती है।
अगर आपको कार्टेशियन निकालनी है तो वही होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड वन अपॉन सी। क्लियर है? तो आप जो सी मर्जी निकाल लीजिएगा इक्वेशन, वेक्टर निकाल लो या कार्टेशियन निकाल लो। तो आप देखिए यहाँ पर ए वेक्टर जो है वो क्या होगा, वो होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। और बी वेक्टर क्या होगा बच्चों? अच्छा ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन रेशियोज होती है वो होती है 1,0,0। क्लियर है? तो अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज होंगी वही क्या होगी, इसकी बी की, इस लाइन के बी की डायरेक्शन रेशियोज होंगी। तो वो क्या होगी 1 प्लस 0 प्लस 0। तो ये इक्वेशन है, सही। अच्छा अगर आपको यहाँ चाहिए तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए कितना हो गया 1, y माइनस वाई वन अपॉन बी 0, z माइनस जेड वन अपॉन सी 0। तो ये जो है इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? ये लाइन कहाँ से पास हो रही है बच्चों? ओरिजिन से। और ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दिस मच। देखिए आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 2 3 और बी के दे रखे हैं 4 5 7, सी के दे रखे हैं -4 3 -6 और डी के दे रखे हैं 2 9 2। अब देखिए मैंने क्या कहा है, अब इन्होंने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी डी के बीच का जो है एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो उसमें आप क्या करिए, इक्वेशन निकाल लीजिए लाइन ए बी की, सही, और इक्वेशन निकाल लीजिए लाइन सी डी की। क्लियर है? कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लो, वो बेटर रहेगा, सही। और फिर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी इज थीटा। तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, वो फार्मूला तो आपको पता ही है। मान लीजिए ए बी जो है इसके पैरेलल जो वेक्टर आपको दे रखा है उसकी डायरेक्शन रेशियो दे रखी है a1 b1 c1, और सी डी के पैरेलल जो वेक्टर दे रखा है b, सही, उसकी डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। तो उस केस में क्या होगा बच्चों फार्मूला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये आप जो फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है? अच्छा अब आप कहोगे जी ए बी और सी डी की इक्वेशन कैसे निकालें, उसके लिए देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 इस क्या होती है, मान लीजिए एक आपको लाइन दे रखी है, वो 2 पॉइंट से पास होती है, उसमें से एक के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, दूसरे के x2 y2 z2 है, सही। क्या होती है लाइन की इक्वेशन, x माइनस एक्स वन अपॉन
x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो पहली लाइन में ये a1 होगा, ये a2 होगा, ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा। अच्छा, जब आप दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो उस केस में ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इजी है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इजी है तो ये आप खुद ही कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है, इसमें लगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। आपको एक लाइन दे रखी है, वो पास होती है किसी पॉइंट से और वो पॉइंट है 1, 2, 3। ये उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट के। एंड परपेंडिकुलर टू, और ये लाइन जो है एक प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सही, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है ना, तो आप लाइन की इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में ही निकाल आइएगा। तो अब सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वो होती है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। क्लियर है? यहाँ पर वेक्टर a क्या होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसका जब आप पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो वो होता है a वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर a वेक्टर तो ये दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है? अच्छा, अब हमें निकालना है b वेक्टर। b वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो इस रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल। तो इस रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल हमने एक वेक्टर बना लिया b। अब हमें b वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो वेक्टर b है ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये इस प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब इस लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर b जो है वो इस प्लेन का क्या होगा, नॉर्मल होगा। वो क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल होगा। सही, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नॉर्मल टू द प्लेन सही इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन। सही, ये हमें क्वेश्चन से पता लग गया। देयरफॉर इसका जो नॉर्मल होगा, अच्छा आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो आप उससे नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करोगे प्लेन का। सही, जो r डॉट के साथ लिखा होता है ना i j k में, वो नॉर्मल होता है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पे i प्लस 2j माइनस 5k। क्लियर है? अब आपको b वेक्टर भी मिल गया, a वेक्टर भी मिल गया। हम इस फॉर्मूला में लगाकर आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल के, तो इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा b वो इसका नॉर्मल होगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। a वेक्टर क्या होता है, जिस लाइन से जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना लीजिए, वो वेक्टर a हो गया। क्लियर है? अच्छा, इस लाइन के पैरेलल जो भी वेक्टर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, b वेक्टर कहलाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। हमें एक प्लेन दे रखा है, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको ए बी सी दे रखे हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, ए बी सी, और ये किसी दूसरे प्लेन के क्या है, पैरेलल है। और दूसरा जो प्लेन है उसकी इक्वेशन दे रखी है आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए कैसे करेंगे, क्लियर है। इन्होंने कहा इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी, और ये किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल है, और जिस प्लेन के पैरेलल है उसकी ये इक्वेशन दे रखी है, क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो इनके जो नॉर्मल होते हैं वो कॉमन होता है, जो इसका नॉर्मल होगा वही इसका नॉर्मल होगा, क्लियर है। अच्छा अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं, ये आप ध्यान रखिए हमेशा, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सही। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन एंड प्लेन with equation r dot I plus j plus k is equal to 2 have common normal। इसका मतलब इनके क्या होंगे, कॉमन नॉर्मल होंगे। जो नॉर्मल इस प्लेन का है वही नॉर्मल इस प्लेन का भी होगा, क्लियर है। तो इसका नॉर्मल आप कैसे निकालोगे, देयरफॉर n1 जो है वो n के बराबर होगा। तो आप लिख लेना इसका जो नॉर्मल है वो n है और इसका जो नॉर्मल है वो n1 है, क्लियर है। तो अब देखिए n1 क्या आएगा, ये i प्लस जे प्लस के। अब देखिए फार्मूला, मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है, वो किसी पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाते हो तो बनता है ए वेक्टर, सही। और उस गिवन प्लेन के, जिसके हमें रिक्वायर्ड प्लेन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, उसका नॉर्मल अगर मैं n मान लेता हूँ, उसका नॉर्मल क्या मान लेता हूँ, n वेक्टर, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है, वो जिस पॉइंट से पास होता है उसका जब आप वेक्टर बनाते हो तो वेक्टर अगर बनता है a, क्या बनता है, वेक्टर a, और इसके परपेंडिकुलर या इसके नॉर्मल जो वेक्टर दे रखा है उसके अगर मैं मानता हूँ n, तो उसकी इक्वेशन ये होती है, क्लियर है। अब हमें a भी पता है, वेक्टर a क्या है यहाँ पर बच्चों, ai प्लस bj प्लस ck, और n वेक्टर क्या दे रखा है, i प्लस j प्लस। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, r डॉट i प्लस j प्लस k, और ये आएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए, आपका आंसर आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है 9। यहाँ पर हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू लाइन्स। तो इसका तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता ही है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन थ्रू कट्स वाई जेड प्लेन। देखिए इन्होंने कहा एक लाइन है, वो दो पॉइंट से पास होती है। पहले के कोऑर्डिनेट्स 5 1 6 है और दूसरे के 3 4 1 है। अब आपको बताना ये जो लाइन है ये वाई जेड प्लेन को किस पॉइंट पर काटती है। क्लियर है? तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इन्होंने कहा एक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर बन रही है। अब ये लाइन वाई जेड प्लेन को किस पॉइंट पर काटेगी। क्लियर है? अच्छा अब देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस पर है, वाई जेड प्लेन पर है। तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये आप ध्यान रखना, वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऐसे ही एक्स जेड प्लेन पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और जेड एक्स प्लेन पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब उल्टा होता है, जो मिसिंग होता है वो 0 होता है। वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, अगर मैं वाई एक्स लेता हूँ तो जेड कोऑर्डिनेट 0, और अगर मैं जेड एक्स प्लेन लेता हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन पी की, सही, वो क्या होगी बच्चों, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है वो दो पॉइंट से पास होती है, उनमें से एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो उसकी इक्वेशन ये होती है, सही। तो यहाँ पे x1 मैंने ले रखा है 5 और x2 ले रखा है 3, सही। y1 ले रखा है 1 और y2 ले रखा है 4, z1 ले रखा है 6 और z2 ले रखा है 1। इसे मैंने लैम्डा के बराबर मान लिया, सही। तो ये आ गया x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है? अब देखिए फॉर वाई जेड प्लेन, सही, हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को 0 रख देंगे। तो ये कितना आ गया, क्लियर है? इसे सॉल्व कर लीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 5/2, सही। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब इसको इसके बराबर रख देंगे, इसको इसके बराबर रखकर सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए वी है 5/2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 और 5/2 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 5। अब सॉल्व कर लीजिए, 15/2 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो y आ गया 17/2। आ जाएगा 37/2। ठीक है? एक बार बच्चों कैलकुलेशन आप जरूर देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हुई हो।
देखिए बच्चों यहाँ आएगा 1 माइनस 6 माइनस 5, क्लियर है? ये होगा ना Z2 माइनस Z2, क्या आएगा -5, तो यहाँ माइनस, तो माइनस क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा -13/2, सही। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 0, 17/2, -13/2। तो ये बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखनी है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें मैंने कहा है 11 सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस ZX प्लेन। तो देखिए लगभग यही क्वेश्चन है, सही। अब वो कहते हैं ये ZX प्लेन को कहाँ काटेगा, सही, ZX प्लेन को कहाँ काटेगा। तो ZX के लिए x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट मिसिंग है ना, तो वो 0 हो जाएगा, क्लियर है? इसमें मैंने कहा आपको एक लाइन दे रखी है, वो इन दोनों पॉइंट से पास होती है, तो आपको बताना है ये जो गिवन लाइन है ये ZX प्लेन को कहाँ काटेगी, क्लियर है? तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आप S मान लीजिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, z। देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ZX प्लेन पर है, तो ZX प्लेन में क्या मिसिंग है, y मिसिंग है, तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब हम x और z को निकालने के लिए यहाँ भी क्या करेंगे, पुट कर देंगे फॉर ZX प्लेन पुट y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसे आप सॉल्व कर कर x और z की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो x आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा 2/3। तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 17/3। ऐसे ही हम z भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, x है 17/3, y 0 और z है 23/3। ये बच्चों क्वेश्चन था 11। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। देखिए 12th क्वेश्चन मैंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3, -4, -5 and 2, -3, 1 crosses this plane। सही, ये प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + y + z = 7। तो देखिए हमें ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इन्होंने एक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होती है। अब आपको ये बताना है ये जो लाइन है इस प्लेन को किस पॉइंट पर काटेगी। तो हम मान लेते हैं एस पॉइंट पर काटेगी और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हम सिंपल ले लेते हैं, x, y, z ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे किस लाइन की, जो P और Q से पास होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन
पी क्यू। सही, क्या होगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ये उस लाइन की इक्वेशन होगी जो दो पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 z1 ले लेते हैं, दूसरे के x2 y2 z2। अब देखिए x1 तो 3 है और x2 माइनस x1, y माइनस y1 और y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब देखिए ये जो पॉइंट है इस प्लेन पर भी तो लाई करेगा, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम x, y, z की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए ये आएगा x माइनस 3 अपॉन माइनस 1, y प्लस 4 अपॉन 1, z प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो आएगा माइनस लैम्डा प्लस 3, y लैम्डा माइनस 4 और z 6 लैम्डा माइनस 5। अब देखिए ये s ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 6 lambda minus 5 lies on 2x plus y plus z is equal to 7। देखो रख दीजिए वैल्यू आप। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो देखिए कितना आएगा, 7 लैम्डा में से 2 लैम्डा गया 5 लैम्डा, 6 2 ये 9 है ना बच्चों, 9 और ये 16 10 आ जाएगा। तो लैम्डा आ गया 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2। इसको हम यहाँ रख देंगे, यहाँ ये आ गया 1, लैम्डा यहाँ रखो माइनस 2, यहाँ रखो 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इनका 1 कोमा माइनस 2 कोमा 7। यहाँ रख कर देख लेना विषय आप। सही है, x की वैल्यू 1 रख दो 2, y की वैल्यू माइनस 2, z की वैल्यू 7। तो ये 7 आ रहा है, तो इसका हमारा आंसर सही। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों 1 कोमा माइनस 2 कोमा 7। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले हम लाइन की क्वेश्चन निकालते हैं, उसके x y z की वैल्यू लाइन की जो होगी वो हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेते हैं। सही। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कॉमन पॉइंट होगा किसका, इस लाइन का और इस प्लेन का। तो लाइन से x y z की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, उससे लैम्डा आ जाएगा और उस लैम्डा को हम यहाँ रख देंगे, तो उससे हमारी x y z की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो x y z होंगी यही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा।